students, welcome to my channel. We have already discussed about Newton's second law of motion and its derivation. हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ और उसके डेरिवेशन को समझ लिया था. अब उसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है. सो वैसे न्यूटन सेकंड लॉ था क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही था. F प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और मैंने आपको बताया होगा कि रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अगर इसको हम लिखें, सो वी कैन राइट F प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ठीक है, सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है. एक क्वेश्चन है, व्हाई अ क्रिकेट बॉलर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल. कि क्रिकेट बॉलर जब भी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड को पीछे की तरफ क्यों ले जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ कि जब वो बॉल आ रही है तो बॉल क्या है, मोशन में है, उसमें मोमेंटम होगा. तो जब वो पर्सन, मतलब जो क्रिकेट बॉलर है, मतलब जो बॉल को जब वो कैच कर रहा है, वो पर्सन वो अपने हैंड्स को पीछे करता है. अगर वो अपने हैंड्स को पीछे करेगा तो जो टाइम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. टाइम क्या होगा, मतलब उस बॉल को स्टॉप करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, टाइम इंक्रीज होगा. तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि अगर टाइम इंक्रीज होता है, जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, टाइम अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स डिक्रीज होगा, बिकॉज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जस्ट अपोजिट केस कि अगर आप टाइम को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा. ठीक है, बिकॉज जो F है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, सेकेंड थिंग, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. तो अगर आप मोमेंटम को इंक्रीज करोगे तो टाइम क्या कर, तो फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अगर हमने मोमेंटम इंक्रीज किया, मतलब F प्रोपोर्शनल, अलग से लिख दे रही हूँ, चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, तो अगर आप मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर आप मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, बट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, और टाइम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा. जस्ट अपोजिट केस ये चलता है. ठीक है, अब देखिए किस तरह से. तो जब वो क्रिकेट बॉलर टाइम को इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम अगर वो इंक्रीज करेगा तो उस बॉल को रोकने के लिए जो उसे फोर्स अप्लाई करना है वो कम अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो जो मोमेंटम था उस बॉल का, मतलब मोमेंटम तो है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो कंटिन्यूसली बॉल का चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो अगर उस बॉल का मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर उस बॉल का मोमेंटम ज़्यादा होगा तो जो उसके हाथ पे, जब वो कैच करेगा, उसके हाथ में जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी क्या, बॉल की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा. ठीक है, तो उस फोर्स को डिक्रीज करने के लिए, इंजरी से बचने के लिए वो टाइम को इंक्रीज करता है. जब वो टाइम को इंक्रीज करेगा तो उसके मोमेंटम को चेंज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर हमने टाइम इंक्रीज किया तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो जितना ज़्यादा फोर्स एट वंस अगर वो पकड़ेगा, तब जितना फोर्स उस पर अप्लाई होगा उससे कम फोर्स में, मतलब उससे कम फोर्स अप्लाई तब होगा जब वो टाइम को इंक्रीज कर देगा. तो दिस इज द रीज़न, दैट्स वाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल. आई होप आपको समझ में आया हो. वो टाइम इंक्रीज कर रहा है सिर्फ मोमेंटम के चेंज को कम करने के लिए, फोर्स को कम फोर्स अप्लाई होने के लिए वो टाइम को इंक्रीज कर रहा है. अगर वो टाइम इंक्रीज करेगा तो जो फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू मोमेंटम उसके हाथ में वो कम अप्लाई होगा. ठीक है, और अगर कम फोर्स अप्लाई होगा तो वो इंजरी से बच सकता है. दिस इज द रीज़न. ठीक है, ओके. अब इसी का जस्ट अपोजिट केस मैं बोलूँ कि आपने, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन यू कैन से, व्हाई क्रिकेट बॉल लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल. क्रिकेट बॉलर हमेशा बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है, वो टाइम इंक्रीज करता है सो दैट कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसके लिए टाइम इंक्रीज हो जाए तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो कम हो. ठीक है,
सेकेंड थिंग, यहीं पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि आपने मे भी देखा होगा कि बड़े बड़े से स्टोन ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, पत्थर है, और उसको जो कराटे प्लेयर होता है वो बस एक बार अपने हाथ से इसको मारता है, वो जो ब्रिक होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। या आइस की पाइल ऑफ आइस, मतलब बहुत बड़ी आइस की से सिली होती टाइप की, उसको अगर वो एक बार हाथ से मारता है तो वो टूट जाता है। उसका क्वेश्चन ये आता है, why a karate player is able to break the bricks in one blow of his hand। एक बार अपने हाथ से मारने पर क्यों वो इस तरह के जो ब्रिक्स हैं उसको तोड़ पाता है? उसका रीज़न क्या है? जब वो ब्रिक्स को तोड़ता है, ठीक है, जब वो अपने हाथ से मारता है उस टाइम पे वो टाइम रिड्यूस करता है। आप अपना ये हाथ लीजिए, दूसरा हाथ ये, और बहुत कम टाइम पे इस पे फोर्स अप्लाई करो। जब आपने टाइम रिड्यूस किया तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो बढ़ जाता है। बहुत तेज़ी से आप मारोगे ज़्यादा तेज़ लगेगा, धीरे से मार रहे हो टाइम बढ़ा रहे हो, ऐसे आने पे टाइम बढ़ रहा है। जब टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो फोर्स लेस हो जाएगा, और टाइम डिक्रीज करोगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। जब मैं कम टाइम पे अपने हाथ पे ब्लो करती हूँ, मतलब मारती हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, फोर्स मेरे इस वाले हैंड पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा। उसी तरीके से वो लोग करते हैं, वो टाइम रिड्यूस कर देते हैं, मतलब आप देख नहीं पाओगे उतनी तेज़ी से वो मारते हैं, ठीक है। तो जब वो टाइम रिड्यूस कर देते हैं तो उस पत्थर पे जो फोर्स अप्लाई होता है, उस ब्रिक पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब फोर्स इंक्रीज होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग करते क्या है, दे रिड्यूस द टाइम। टाइम आप रिड्यूस करेंगे तो जो फोर्स अप्लाई होगा ऑन द ब्रिक बाय दैट कराटे प्लेयर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। वाई अ क्रिकेट प्लेयर इज एबल टू break the piles of brick or ice in one blow of hand just because it reduces the time. When we reduce the time, the force applied by the karate player on the brick increases. Force increase हो जाएगा, and that's why he is able to break the brick in one blow of his hand. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये एक और एप्लीकेशन है और मुझे लग रहा है कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर आप ये जो सीमेंटेड फ्लोर हो उस पर एट वंस गिरोगे तो क्या होगा, अचानक से आप सीमेंटेड फ्लोर पे गिरे तो क्या होगा, इंजरी होगी, आपका मतलब क्रैक हो जाएगा बॉडी में, ठीक है, इंजरीज हो जाएंगी। बट अगर वहीं पे हिप ऑफ सैंड, मतलब ऐसे सैंड का बहुत हिप ऑफ सैंड है, सैंड का ऐसे ढेर लगा हुआ है, उसके ऊपर आप गिरते हो तब आपको इंजरी नहीं होगी। कोई अगर उसके ऊपर आप अगर गिरते हैं तब आपको इतनी इंजरी नहीं होगी और आसानी से आप गिर जाएंगे। या फिर आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सीमेंटेड फ्लोर पे वो कभी भी जंप नहीं करते, वहाँ पे कुशन बैट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, उस पर वो जाके जंप करते हैं जिससे इंजरी ना हो। ऐसा क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द टाइम। हियर द कॉन्सेप्ट इज सेम। जब वो पर्सन जंप कर रहा है तो उसकी वो मूव करके आ रहा है तो उसकी बॉडी में मोमेंटम होगा। अगर ज़्यादा मोमेंटम होगा तो वो जब फोर्स अप्लाई करेगा सीमेंटेड फ्लोर पे वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो उसको इंजरी ज़्यादा होगी, ठीक है। वहीं पे अगर टाइम रिड्यूस हो जाए, वो इस पे गिरा हुआ है, हिप ऑफ सैंड पे गिरा है, तो धीरे धीरे वो अंदर जाएगा, ठीक है, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अगर टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग करते क्या है कि अगर कोई एथलीट प्लेयर कुशन बैट्स पे गिर रहा है या हिप ऑफ सैंड पे गिर रहा है तो क्यों वहाँ पे इंजरी नहीं होती? द रीज़न इज दे डिक्रीजेस द टाइम। वहाँ पे उस फ्लोर के टच पे आने का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, और उतने टाइम जब टाइम डिक्रीज होता है तो धीरे धीरे बॉडी का मोमेंटम कम हो जाता है। मोमेंटम कम होगा तो फोर्स अप्लाई भी कम होगा। टाइम डिक्रीज, ठीक है, सॉरी, टाइम वो इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, सॉरी, वो टाइम इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो डायरेक्टली फ्लोर पे टच ना होके टाइम इंक्रीज हो जाता है तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो भी कम होगा। इंस्टेड ऑफ अगर किसी सीमेंटेड फ्लोर में आप डायरेक्टली जाके गिर जाते हो, जंप करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाएंगी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर आप टाइम इंक्रीज करते हो, अगर कोई हिप ऑफ सैंड पे गिरा है तो टाइम इंक्रीज हो जा रहा है, और टाइम इंक्रीज हो रहा है तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स भी अप्लाई ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो आप वहाँ पे सोचिए कि ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। साइंस आप सिर्फ लर्न मत करिए, कहीं से पढ़िए मत, अपने चारों तरफ देखिए। ये चीज़ें मैं अपने चारों तरफ से ही बता रही हूँ। हमारे ऑल अराउंड आपने देखा होगा कराटे प्लेयर को इजीली ब्रिक्स को ब्रेक करते हुए, आपने देखा होगा कि कोई पर्सन अचानक से छत से गिरा, ठीक है, सीमेंटेड फ्लोर पे, तो उसे इंजरीज हो गई, वहीं वो किसी हीप ऑफ सैंड पे गिरा तो इसे इंजरीज नहीं हुई। तो क्यों नहीं हो रहा है और क्यों इंजरीज हो जा रही है, क्या रीज़न है? हर चीज़ के पीछे आप रीज़न खोजिए तो आपको ऑटोमेटिक साइंस जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगी और समझ में भी आने लगेगी। साइंस इज़ नॉट ऑल अबाउट टू लर्न थिंग्स, हमें वहाँ पे चीज़ें को याद नहीं करना है, समझना है। आप चारों तरफ देखिए, कोई भी चीज़ आपको मिलती है उस पर क्वेश्चन करिए कि ये ऐसा है तो क्यों है। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, ओके, रिलेटेड टू साइंस। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।